हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस लेक्चर में हम TWT मीन्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था ओवर द क्लाइस्ट्रॉन। फर्दर हमने यहाँ पे इसके कुछ ऑपरेटिंग फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही हमने वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर को बात की थी, लाइक स्लो वेव स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात की थी हेलिकल वेव स्ट्रक्चर की। साथ ही हमने एक ओमेगा बीटा डायग्राम भी डिस्कस किया था हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए, विच इज आल्सो फर्दर नोन एज द ब्रिलियंट डायग्राम। और साथ ही हमने एक फ्लॉकेट थ्योरम का स्टेटमेंट दिया था, जिसको हमने डेरिवेशन के द्वारा प्रूव भी किया था। सो आगे हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम उसके लिए ओमेगा बीटा डायग्राम को और डिटेल में डिस्कस करेंगे यूजिंग फूरियर एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हम यहाँ पे जब हमने कहा था ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के लिए, तो हमने वहाँ कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन से, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट आउट होती है, उस इलेक्ट्रॉन बीम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम यह कह रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है, साथ ही सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट और कंटिन्यूअस है, तो उस फंक्शन को हम एक फूरियर सीरीज के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस केस में हम यहाँ पे जो हेलिकल ट्यूब है, उस ट्यूब में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द EXYZ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम फूरियर सीरीज के द्वारा एक्सपैंड कर सकते हैं, विच इज एग्जिबिटिंग अ फंडामेंटल पीरियड ऑफ कैपिटल L। सो यहाँ पे हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फूरियर सीरीज के द्वारा एक्सपैंड किया है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज EXYZ, दैट इज इक्वल्स टू द समीशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू द माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट ENXY e raised to the power minus j 2 pi n z upon capital N into e raised to the power minus j beta naught into the z. Further, it could be written in terms of the beta n as summation from n is equals to the minus infinite to plus infinite ENXY e raised to the power minus j beta n into the z. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक ENXY टर्म यूज में ले रहे हैं, and that ENXY is known as the amplitude of small n harmonics, and that amplitude of n harmonics is represented in terms of the EXYZ by the equation number 12 as ENXY is equals to the 1 upon L integral from 0 to the L EXYZ e raised to the power j 2 pi n upon capital L into z integral over dz। एंड यहाँ पे हमने जो बीटा एन टर्म हमने ऊपर रिप्रेजेंट की थी, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फेज कांस्टेंट ऑफ nth मोड एज बीटा एन इज इक्वल्स टू द बीटा नॉट प्लस 2 पाई स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यहाँ पे जो n है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मोड नंबर and which can exhibit the value from minus infinite to the plus infinite. So these quantities ENXY e raised to the power minus j beta and z are known as the spatial harmonics. फर्दर अब हमने यहाँ पे जो ऊपर इक्वेशन नंबर 11 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को हमने से फूरियर सीरीज के द्वारा एक्सपेंड किया है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट इज सेटिस्फाइड बाय द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। सो यूजिंग दिस इक्वेशन 11 इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, वी हैव written it in terms of the equation number 14. So del square of summation from n बराबर minus infinite to plus infinite ENXY e raised to the power minus j beta and z minus of gamma square summation over n minus infinite to the plus infinite ENXY e raised to the power minus j beta and z, that will be equal to the 0. So this is the equation number 15 which is a linear equation. So हम यहाँ पे इससे ये conclusion निकालते हैं कि हर एक हार्मोनिक जो है which is representing by the value of the n is itself showing a solution of the wave equation, and the summation of space harmonic also satisfy the wave equation. इसका मीनिंग यह है कि इक्वेशन 14 के द्वारा हम एक वेव के E के कंपोनेंट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हम डिस्कस कर सकते हैं, which is satisfying the boundary condition of the periodic structure. फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 11 है उसके द्वारा हम एक ऐसे फील्ड के पीरियोडिक स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं जिसको हम एक इनफाइनाइट नंबर की
वेव की सीरीज में हम प्रेजेंट कर सकते हैं विच आर हैविंग ऑल एट द सेम फ्रीक्वेंसी, बट उनके जो फेज वेलोसिटी बीपीएम है दैट कुड बी डिफरेंट, एंड दैट फेज वेलोसिटी बीपीएम कुड बी रिटन एज बीपीएम दैट इज इक्वल टू द ओमेगा अपॉन बीटा एंड दैट इज इक्वल टू द ओमेगा अपॉन बीटा नॉट प्लस 2 पाई स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। और इसके रिगार्डिंग अगर हमें ग्रुप वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा देन VGR विल बी द डी ओमेगा अपॉन डी बीटा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं देन वी विल बी हैविंग एन एक्सप्रेशन फॉर द VGR दैट विल बी द डी ऑफ बीटा नॉट प्लस 2 पाई स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन डी ओमेगा की पावर का इनवर्स। सो दैट विल बी द डेल ओमेगा अपॉन डेल बीटा। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे फेज वेलोसिटी यानी कि बीपीएम का वेरिएशन अगर हमें n के साथ में देखना है तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस केस में फेज वेलोसिटी एक्सियल डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। सो हम यहाँ पे यह एक पॉसिबल फिनोमेना हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दैट इट इज पॉसिबल फॉर अ माइक्रोवेव ऑफ सुटेबल एंड टू हैव अ फेज वेलोसिटी व्हिच कुड बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये केवल पॉसिबल हो रहा है, इट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन बीम एंड द माइक्रोवेव सिग्नल। और इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइक्रोवेव डिवाइसेज में एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हैपन होता है। अब आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक ओमेगा बीटा डायग्राम हमने रिप्रेजेंट किया है जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिस डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज द ब्रुलन डायग्राम। ये डायग्राम शो किया गया है हेलिकल स्ट्रक्चर के स्पेशियल हार्मोनिक्स के लिए, जिनको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था एक फूरियर सीरीज के द्वारा हमने जिसको डिस्क्राइब किया है। फर्दर दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द ओमेगा टेकिंग ऑन y axis and beta taking on x axis. Here you can see that here we have plotted the value of the small n from 0 plus 1 plus 2, and here we are taking the value of the n minus 1 minus 2 minus 3. These are the value of the beta having the equal interval of the 2 pi l in both the direction. So you can see that there is a allowed region and there is a forbidden region, and this curve is showing the omega upon beta that is equals to the c. So mainly this figure shows the Brillouin diagram for a helix with several spatial harmonics. अब मैं यहाँ पे several spatial harmonics इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने n के various values के साथ में मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। So इस प्रकार से ये जो ओमेगा बीटा डायग्राम है, this ओमेगा बीटा डायग्राम demonstrates some important properties which are required for more explanations. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, जिसका मीनिंग यह हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब यह बीम वेलोसिटी से कोइंसाइड करता है तो कि जब बीम वेलोसिटी नेगेटिव स्पेशियल हार्मोनिक से कोइंसाइड करती है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के फिनोमिना की वजह से हम इस टाइप की ट्यूब को बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर भी कहते हैं। सो जब हम n की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज के लिए कंसीडर करते हैं तो उस केस में हम यह कहेंगे कि बीम वेलोसिटी के नेगेटिव स्पेशियल हार्मोनिक के साथ में कोइंसिडेंट होने के कारण से जो वेव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड द बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ शेडेड एरिया व्हिच इज द फॉरबिडन रीजन फॉर द प्रोपगेशन। ये फॉरबिडन रीजन हम उस केस के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो जब एक्सियल फेज वेलोसिटी यानी किसी स्पेशियल हार्मोनिक के लिए उसकी एक्सियल फेज वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की वेलोसिटी से एग्जिस्ट कर जाती है, देन फॉर दैट केस वी आर प्लॉटिंग दिस फॉरबिडन रीजन। And this property is also been verified by the experimental process. So this was all about the omega beta diagram or the Brillouin diagram for the helical structure. Now further I am talking about its amplification process कि helical wave tube जिसमें हम traveling wave tube के अंदर जो helical tube बात कर रहे हैं उसके अंदर amplification process किस प्रकार से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी बात की थी एक हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए स्लो वेव स्ट्रक्चर के, जिसको हमने ब्लूइन डायग्राम के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया था। तो अगर हम उसके लिए एक फेज शिफ्ट अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन फेज शिफ्ट पर पीरियड ऑफ द फंडामेंटल वेव will be given as theta 1 that is equals to the beta naught into the L. यहाँ पे जो बीटा नॉट है that is the phase constant of the average wave velocity and L is the period or pitch, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने हेलिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था।
फर्दर अगर हम यहाँ पे डीसी ट्रांजिट टाइम की बतानी होती है तो डीसी ट्रांजिट टाइम के लिए फॉर्मूला दिया जाता है ड्रिफ्ट स्पेस डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी. सो डीसी ट्रांजिट टाइम इज रिप्रेजेंटिंग बाय द टी नॉट दैट इज इक्वल टू द कैपिटल एल अपॉन वी नॉट and the phase constant of the nth space harmonic will be the beta n that is equal to the omega upon u naught. that is the omega की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है, that is theta 1 plus 2 pi n. यहाँ पे 2 pi n because of the n spatial harmonics divided by the nu of t naught could be equal to the beta naught plus 2 pi small n upon capital L. और ये assumption हमने यह लेते हुए किया है कि जो एक्सियल स्पेस हार्मोनी की जो फेज वेलोसिटी है इट इज कंप्लीटली सिंक्रोनाइज्ड विद द बीम वेलोसिटी और द पॉसिबल इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन बीम एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो उस केस में हमने V and P could be written as of the nu naught बट जब हम प्रैक्टिकल पर्पस की बात करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो डीसी वेलोसिटी है हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक्सियल वेलोसिटी से स्लाइटली हम उसको ज़्यादा रखते हैं ताकि वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो सके. सो जब वहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर में हम सिग्नल वोल्टेज को कपल किया जाता है तो उस केस में एक एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सर्ट होता है और जिसकी वजह से हमें एक रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन पे लगने वाला फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स होगा F = माइनस ई इंटू द कैपिटल E and the electric field will be the minus of the gradient of V. Now further in the following diagram I am representing a complete structure of the traveling wave tube. You can see in this figure that a schematic arrangement of the helical wave tube or the helix traveling wave tube. Now you can see that here this is the heater supply which is connected to the cathode anode configuration which is nothing but the electron gun. So यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन बीम हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं. यहाँ पे उसके आगे हमने एक कैथोड हीटर लगाया है एंड दिस इज द कंट्रोल एनोड. यहाँ पे हमने एक एनोड लगाया है which is just controlling the flow of the electrons. So this is all about the generation of the electron beam. Further you can see that here is the focusing magnet. यहाँ पे एक फोकसिंग मैग्नेट लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम जो कि इलेक्ट्रॉन गन से इजेक्ट आउट हो रही है उनको फोकस करने का काम कर रही है. आगे यहाँ पे कलेक्टर है. ये कलेक्टर जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस हेलिकल स्ट्रक्चर से पास आउट होके बाहर गुजर रही है तो इस कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है. फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे 2 हेलिकल ट्यूब्स ली है और इसके फर्स्ट एंड से हमने RF इनपुट यहाँ पे दिया है तो उसके सेकेंड एंड से हमने RF आउटपुट को एक्सट्रैक्ट किया है. फर्दर एट द एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गन देयर इज अ रेगुलेटेड बीम सप्लाई एंड कलेक्टर प्लेट पे यहाँ पे हमने कलेक्टर सप्लाई लगाया है which is taking the positive part of this collector plate and this is the helix current overload reply and this is the gain or modulated voltage collector. So this is the all about the schematic arrangement of the traveling wave tube which is consisting the helical structure. So हमने जब previous क्लास में बात की थी तो हमने इस हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, इसके पिच के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट आउट हो रही है ये इलेक्ट्रॉन बीम इस हेलिकल स्ट्रक्चर में से गुजरती है. अब क्योंकि हमने यहाँ पे फोकसिंग मैग्नेट्स लगाए हैं तो यहाँ पे वो एक स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे जब हमने RF फील्ड लगाया है तो उसके एक्सीलरेटिंग और डी एक्सीलरेटिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स की जनरेट होती है जिसके कारण यहाँ पे बंचिंग प्रोसेस होता है और बंचिंग प्रोसेस के कारण हमें यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस देखने को मिलता है. So now this figure is representing a simplified circuit diagram of the traveling wave tube which is the main component of the traveling wave tube or TWT. This is the cathode, this is the gun assembly and this is the anode. यहाँ पे हमने एक helical wave tube structure लिया है जिसको हम slow wave structure भी कहते हैं which is nothing but just an helix. इसके first end पे हमने RF input दिया है तो second end पर हमने RF output extract किया है. This is the collector और this is the magnetic focusing structure जिसके द्वारा हम electron beam की focusing कर रहे हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है रिटार्डिंग फील्ड में इंटरैक्ट करते हैं तो उस केस में दोज आर एक्सेलरेटेड, दोज आर डी एक्सेलरेटेड एंड दोज इन एक्सेलरेटिंग फील्ड जो इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटिंग फील्ड से इंटरैक्ट करती है उनकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है. इस प्रकार से यहाँ पे एक बंचिंग प्रोसेस जनरेट होता है
और साथ ही हमने कहा था जब RF फील्ड की वैल्यू 0 होगी उस केस में वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। So this is the figure diagram which is showing the interaction between the electron beam and the electric field. This is the accelerating force, this is the retarding force, and this graph is mainly plotted between the electric field, between the alternating field. अब क्योंकि हमने ऊपर जब हमने इसकी बात की थी वर्किंग फिनोमिना की, तो हमने यह बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डीसी वेलोसिटी होती है हम उसकी वैल्यू को एक्सियल वेव की वेलोसिटी से ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो रिटार्डिंग फील्ड में मूव करेंगे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं RF सिग्नल को। और इस प्रकार से यहाँ पे हम RF सिग्नल का एम्पलीफिकेशन प्रोसेस देखते हैं। यस, द बंचिंग प्रोसेस इज जनरेटेड हियर एंड दिस बंच कंटिन्यूज टू बिकम मोर कॉम्पैक्ट, और उसके द्वारा हमें लार्ज एम्पलीफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये बंचिंग प्रोसेस मेनली होता है हेलिक्स के एंड पे, जहाँ पे हम RF आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो उसका काम मेन यहाँ पे ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम की स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्प्रेड ना हो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम जो कि कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन से इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो एक ट्रैवलिंग हेलिक्स ट्यूब के अलोंग द एक्सिस पास आउट हो सके। साथ ही हमने यहाँ पे हेलिक्स के सेंटर के अराउंड एक अटेन्यूएटर भी लगाया है जो कि सभी which reduces all the waves traveling along the helix to nearly zero, ताकि वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो जनरेट वेव्स का from the mismatching of the loads, and this process can be prevented from the reaching the input and the causing the oscillation. So now I will be discussing the quantitatively part for all that working process of the traveling wave tube. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हेलिक्स टाइप ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है उसको हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट है, इट मींस Ez इज इक्वल टू द E1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस Ppz, वेयर E1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन, then the z component of the electric field can be expressed in terms of the equation number 23. अब हमने यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन यूज में ली है। सो हमने यहाँ पे बात की थी Ez कंपोनेंट की, जिसमें E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का z डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है। जब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन हमने ली है, लेट अस अज्यूम दैट एट t इज इक्वल टू t नॉट, जब z की वैल्यू 0 के बराबर है उस केस में t इज इक्वल टू t नॉट है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिबिटिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उस केस में बीटा p दैट इज इक्वल टू दी ओमेगा अपॉन Vp, जो कि एक एक्सियल फेज कांस्टेंट है माइक्रोवेव का, एंड Vp इज द एक्सियल फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव। उस केस में हम इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे एंड दैट इक्वेशन इज nothing but ma, which could be written as m dv upon dt, that is equals to the minus e into the E1 sin of omega t minus Bpz। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है दैट इज v नॉट, that was the initial velocity before entering into the helix tube, and after entering into the helix tube with the interaction of the RF field it is exhibiting the velocity ve cos of omega et plus theta e। यहाँ से जब हम v का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज इक्वल टू द dv अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ ओमेगा e ve साइन ऑफ ओमेगा e t प्लस थीटा e। यहाँ पे v नॉट था डीसी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, ve जो है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम के वेलोसिटी फ्लक्चुएशन का मैग्नीट्यूड है, ओमेगा e इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी फ्लक्चुएशन एंड थीटा e इज द फेज एंगल ऑफ फ्लक्चुएशन। जब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 26 को इक्वेशन नंबर 24 में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 27 मिलती है, और जिसके द्वारा हम यह देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एन इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द डीसी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, लाइक v इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द v नॉट। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है दैट इज z इज इक्वल टू द v नॉट इंटू द t माइनस t नॉट।
तो जब हम ये assumption ऊपर इक्वेशन नंबर 27 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 30 मिलती है। जब हम इस इक्वेशन नंबर 30 को कंपेयर करते हैं, जब हम इसके दोनों पार्ट को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से DE की वैल्यू मिलती है, दैट इज द स्मॉल e इंटू द E1 अपॉन m ओमेगा e, और ओमेगा e की वैल्यू हमें मिलती है बीटा p इंटू द Vp माइनस V नॉट एंड थीटा e, दिस इज अ फेज एंगल, दैट इज द बीटा p इंटू द V नॉट इंटू द T नॉट। सो हम यहाँ पे हमें एक क्वांटिटेटिवली एनालिसिस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है हेलिकल वेव ट्यूब स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ से हमें कंक्लूजन हमें यहाँ मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम के फ्लक्चुएशन की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द मेन आउटकम ऑफ दैट क्वांटिटेटिवली डेरिवेशन। थैंक यू सो मच।